हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट, एडिटोरिया बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम सेट नंबर देखेंगे 19 नंबर। सेकेंड लास्ट आज सेट है 19 नंबर, और टोटल सेट जो है इसमें आपका 20 सेट देखने को मिलेगा। तो आज हम 19 नंबर को कवर करेंगे और 20 नंबर सेट को हम जो है 16 तारीख को कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी झील केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा झील जो है आपका कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित नहीं है। तो देखिए, क्वेश्चन जब भी हमको देखना होगा तो क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा कि पूछ रहा है कि है या नहीं है। क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है, तो देखिए क्वेश्चन ज़्यादातर इस तरह से टेंड पूछा गया है कि आजकल क्वेश्चन जिस ज़्यादातर चल रहा है कि कौन सा नहीं है। तो देखते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो देखिए, सो कार जो है आपका लद्दाख में है, सो मोरेरी भी लद्दाख में है, पोंगांग तसोक भी जो है आपका लद्दाख में है, लेकिन सोंगमो जो है आपका लद्दाख में न होकर के कहाँ में है, तो सिक्किम में है। सोंगमो जो है आपका, सोंगमो को तसोंगमो या तसोंगमो बोला जाता है। झील पूर्वी सिक्किम में गंगटोक के निकट अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे श्रीरंगपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 2 कि श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीप किस नदी द्वारा निर्मित है। तो श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम वे श्रीरंगम द्वीप जो है किस नदी के द्वारा निर्मित है। तो इसका आंसर गोदावरी नहीं होगा, कृष्णा भी नहीं होगा, ब्रह्मपुत्रा भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका कावेरी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मिलान करने वाला दिया गया है। उष्णकटिबंधीय वन आपका कहाँ में है। तो साइलेंट वैली में जो है आपका उष्णकटिबंधीय वन है। शंकुधारी वृक्ष आपका कहाँ में है। तो आपका हिमाचल प्रदेश में है। कच्छ वनस्पति आपका कहाँ में है। तो कच्छ वनस्पति आपका हो जाएगा आपका सुंदरबन में। और पतझड़ वन कहाँ में देखने को मिलता है। तो आपका राजस्थान हो जाएगा। तो 4, 2, 1, 3 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। तो 4, 2, 1, 3 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर कि बिटुमिनस कोयला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य कथन को चुनना है। तो देखते हैं इसमें कार्बन की मात्रा जो है 60 से 80% के बीच होता है, यह सही हो जाएगा। इसका उपयोग कोक बनाने के लिए किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। इस कोयले में नमी की मात्रा अधिक होती है, ये क्वेश्चन जो यही जो हो जाएगा आंसर, ये नहीं होगा। यह कोयले अधिक गहराई में पाई जाती है, ये भी सही हो जाएगा। तो जब देखिए, जब कोयला बिटुमिनस जो है अधिक गहराई में पाया जाता है तो उसमें पानी की मात्रा अधिक न हो करके कम होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बिटुमिनस कोयला जो है आपका अधिक गहराई के कारण इसकी नमी समाप्त हो जाती है। इसका उपयोग मुख्यतः लौह इस्पात उद्योग में की जाती है। एक जो होती है आपका लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट कोयले के विभिन्न प्रकार हैं, जिसे उनके कार्बन कंटेंट, कैलोरी मान और भौतिक गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। लिग्नाइट, जिसे हम भूरा कोयला कहते हैं, कार्बन की मात्रा सबसे कम होता है, 25 से 35% पाया जाता है इसमें। इसका उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के लिए की जाती है। एक जो होता है आपका बिटुमिनस, जो क्वेश्चन में दिया गया है कि बिटुमिनस कोयला में कार्बन की मात्रा आपका 45 से 86% के आसपास होती है। इसका उच्च कैलोरी मान के कारण इसका व्यापक रूप से उद्योग और बिजली उत्पादन में उपयोग की जाती है। आगे देखेंगे कि एक जो होता है आपका एंथ्रासाइट कोयला, यह सबसे उच्च श्रेणी का है, जिसमें आपका 86 से 98% कार्बन होता है। और यह अपने उच्च ऊर्जा उत्पादन और स्वच्छ दहन गुणों के लिए जाना जाता है। कोयला एक जो है जीवाश्म ईंधन है, जो लाखों साल पहले जीवित रहे पौधे के अवशेषों से बना हुआ है, और यह वैश्विक स्तर पर ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो 5 नंबर कि निम्न संघ राज्य क्षेत्रों में किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्चतम है। तो महिला साक्षरता दर पूछा गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है आपका कितना है। तो 74.04% है। वही अगर बात करते हैं तो मेल का कितना हो जाएगा। तो मेल की बात करते हैं तो
82.14% मेल का है। फीमेल की बात करते हैं तो आपका 65.46% है मेल फीमेल का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कि नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित नहीं है। इसमें देखते हैं, एक जो है आपका लूनी नदी दिया है, तो लूनी की सहायक नदी सुक्री, ये सही हो जाएगा। कृष्णा की सहायक नदी भीमा नदी, ये भी सही है। गंगा की सहायक नदी पेनगंगा नहीं, पेनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की है। और गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती, ये सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। गोदावरी की सहायक नदी जो है आपका, गोदावरी की सहायक नदी की बात करते हैं तो पूर्णा हो जाती है, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहित प्रमुख नदियाँ जो है आपका गोदावरी की प्रमुख नदी हैं, सहायक नदी हैं। और गंगा की सहायक नदी की बात करते हैं तो बाएं तट की नदियां जो कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा है। और दक्षिण तट की नदियां आपका यमुना, टोंस, सोन, कर्मनाशा, ये सभी जो है दक्षिण तट की नदियां हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गंगा। गंगा का सहायक नदी पेनगंगा न होकर के कौन सा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पेनगंगा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान मौसमी दशाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं क्या बोला गया है इसमें कि, और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। नीचे में दिया गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं कि देखिए, इसका आगमन के दौरान ITCZ उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाती है और पश्चिमी जेट की स्ट्रीम भारतीय क्षेत्र परिवर्तित हो जाती है, यह जो हो जाएगा आपका सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान आर्द्र वायु प्रवाह सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि के माध्यम से नहीं होती है, गलत हो जाएगा, होती है। और पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय अवदाबों को बढ़ावा देती है, यह भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2 और 3 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 2 और 3 जो है आपका इसका आंसर है। पूछा गया कि इनमें से कौन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 8 नंबर, जो कि आपका मिलान करने वाला दिया गया है। मिलान करने वाला दिया गया है कि उकाई परियोजना किस नदी पे है। तो उकाई परियोजना जो हो जाएगा आपका गुजरात में है, 2 हो जाएगा। पतरातू परियोजना आपका झारखंड में है। पेंच परियोजना आपका कहाँ हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। और दाभोल परियोजना जो कहाँ हो जाएगा, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। तो 2, 1, 4, 3 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 9th नंबर कि निम्न में से बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल एवं झारखंड तथा गंगा नदी तीनों के साथ सीमा निर्धारित करता है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल भी दिया गया है और झारखंड भी दिया गया है और गंगा नदी तीनों के साथ सीमा निर्धारण करता है। तो देखिए, केवल भागलपुर को काट दीजिए, और तो भागलपुर नहीं होगा इसका आंसर, तो भागलपुर से काट दीजिए ऑप्शन नंबर सी को भी, बांका को भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ओनली कटिहार हो जाएगा, कि बिहार का कटिहार जिला झारखंड के साहेबगंज जिला को स्पर्श करता है और इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में गंगा नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 10 नंबर कि मरुस्थलीय भूमि पर पाई जाने वाली निम्न भू आकृतियों में से कौन सी एक अन्य तीन में से भिन्न है। तो देखिए, छात्रक शिला नहीं हो जाएगा, यारदंग हटा दीजिए, जग्यून, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बालूक स्फूत हो जाएगा। यारदंग, जलूक और छत्रक शिला मरुस्थलीय प्रदेश के पवन अपरदन के कारण निर्मित स्थलाकृति है। पवन अपरदन के कारण जो है निर्मित स्थलाकृति है, लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन के प्रभाव से जब रेत का जमाव टीले के रूप में हो जाती है तो उसे हम बालू के स्फुट कहते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है कि मरुस्थलीय भूमि पर पाई जाने वाली निम्न भू आकृतियों में से कौन सी एक अन्य तीन में से भिन्न है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बालू का स्फुट हो जाएगा। तीनों एक्चुअली जो है आपका मरुस्थली से ही, लेकिन भिन्न क्या है कि छत्रक शिला, यारदंग और ज्यूरेंग, ये तीनों जो है आपका भू आकृति बनाता है, लेकिन बालू के स्फुट जो है आपका एक रेत का जमाव टीला के टाइप का बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर कि अक्ष अक्षांश से विषुवत प्रदेश की ओर प्रवाहित अस्थायी हवा को क्या कहते हैं। तो अक्ष अक्षांश से विषुवत प्रदेश की ओर प्रवाहित अस्थायी हवा को क्या कहते हैं। तो अस्थायी हवा को हम व्यापारिक हवा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा कि अश्व अक्षांश से विषुवत
प्रदेश की प्रवाहित की ओर अस्थायी हवा को व्यापारिक हवा बोलते हैं। और भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में लगभग 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थिति उपोष्ण कटिबंध उच्च वायु दाब क्षेत्र वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो अश्व अक्षांश बोला जाता है। यह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च क्षेत्र शांत हवाओं एवं कम वर्षा के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर कि निम्न में से कौन सा कथन प्रति चक्रवात के विषय में सही नहीं है? तो देखते हैं कि समानतः प्रति चक्रवात में बताग्र नहीं होते हैं, यह जो हो जाएगा सही हो जाएगा। प्रति चक्रवात आकार में चक्रवात की अपेक्षा कम विस्तृत होता है, यह गलत हो जाएगा। यह प्रायः गोलाकार होता है, गोलाकार सही हो जाएगा, यही होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि चक्रवात के विपरीत दशाओं और विशेषताओं वाले वायु परिसंचरण तंत्र को प्रति चक्रवात कहते हैं। यह वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ वायु का एक ऐसा क्रम है जिसके केंद्र में वायु दाब उच्च होती है तथा बाहर की ओर घटता जाता है, जिसके कारण हवा केंद्र से परिधि की ओर चलती है। हवा जो होता है आपका केंद्र से कहाँ चलती है? तो परिधि की ओर चलती है। और प्रति चक्रवात आपका उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होता है, परंतु भूमध्य रेखीय भागों में इसका सर्वदा अभाव रहता है। इसका आकार प्रायः गोलाकार परंतु कभी कभी जो होता है भी आकार के भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कि निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें जो है आपका कालानुक्रम जो है व्यवस्थित करना है। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 का हुआ था प्रारूप समिति का। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियम कब किया गया था? तो इसको कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। भारतीय संविधान की प्रवृत्ति की होने की तिथि कब क्या थी? तो 26 जनवरी 1950 थी। 26 जनवरी 1950 था। संविधान की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 हुआ था। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 4 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब करता है? तो युद्ध के आधार पे होता है, हथियारबंदी विद्रोह के आधार पे होता है और बाह्य आक्रमण के आधार पे होता है। तो उपयुक्त वर्णित सभी कारणों के आधार पर जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 352 के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। यह 3 आधारों पर लागू किया जाता है, जो आधार यहाँ पे आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है कि निम्न में से कौन सा राज्यसभा के शक्तियों में सम्मिलित है? देखते हैं कि समान विधेयक पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करती है, यह सही है। संवैधानिक संशोधित को पारित करती है, यह भी सही हो जाता है। और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी लेता है, यह भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 कि राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन जो है असत्य कथन पूछा गया है? तो देखते हैं, वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, यह भी सही हो जाएगा। वह राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, यह भी सही हो जाएगा। समानतः उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। समानतः जो है आपका राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर बोला जाता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होते हैं, उनके इच्छा अनुसार निर्भर करती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा असत्य है, तो कोई भी कथन असत्य न होकर के A to Z जो है आपका सत्य है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया है कि अनुच्छेद 137 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 137 तो बोलता है आपका कि उच्चतम न्यायालय जो अपना निर्णय देती है तो उसका पूर्वावलोकन की शक्ति 137 देता है, जो यहाँ पे सही है। अनुच्छेद 144 क्या बोलता है कि राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक अधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे, ये भी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 13 क्या बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू करने से रोक सकता है, ये भी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 32 क्या बोलता है कि अनुच्छेद 32 जो आपका रीट से संबंधित है कि बंदी प्रतिकरण परमादेश आदि रीट जारी करने के मौलिक अधिकारों को पुनः स्थापित करता है। तो A to Z ऑप्शन जो है इसमें सही है, तो उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपती है। तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग पूछा गया है और अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है। तो देखिए इसके प्रधानमंत्री को नहीं सौंपता है, लोकसभा अध्यक्ष को भी नहीं, गृह मंत्री को भी नहीं, तो यह जो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति को सौंपेगा। कि संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य है कि वह अपने कार्यों के संबंधों में राष्ट्रपति के सम्मुख वार्षिक प्रतिवेदन रखे तथा राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत करवाते हैं। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 323 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कि हनुमंत राव समिति ने जिला नियोजन अभिकरण हेतु जिन कार्यों का निर्धारण किया है उनमें से निम्न में से क्या शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए देखेंगे कि जिला नियोजनों और कार्यक्रमों का पुनरावलोकन और निरीक्षण करना। ऑप्शन बी देखेंगे कि केवल मानवीय विकास के कार्यों को सूचीबद्ध करना। ऑप्शन सी जो हो जाएगा कि जिला नियोजनों का निर्माण करवाना। ऑप्शन डी की बात करते हैं कि स्थानीय आवश्यकताओं और उद्देश्यों को निश्चित रूप देता है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि हनुमंत राव समिति के आधार पर पूछा गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, इसमें शामिल नहीं किया गया था। बाकी ऑप्शन नंबर ए, सी और डी जो तीनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या कहलाती है। तो भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति जो है आपका समन्वय और पर्यवेक्षण प्राधिकारी होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 नंबर कि निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के नागरिकता का अधिकार दिया गया है। तो देखिए नागरिकता का अधिकार जो है आपका भाग टू के 5 से 11 तक के आर्टिकल में दिया गया है। 5 से 12 तो आपका फंडामेंटल राइट हो जाता है। तो देखते हैं इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नागरिकता जो होता है आर्टिकल 5 बोलता है नागरिकता की परिभाषा दिया गया है। आर्टिकल नंबर 6 क्या बोलता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले लोगों को व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार होगा। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार होगा। आर्टिकल नंबर 8 क्या बोलता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्योग के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार देता है। 9 बोलता है क्या कि अगर आप किसी विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो आपका भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 बोलता है कि नागरिकों के अधिकार बना रहेगा। 11 क्या बोलता है कि इसके कार्यकाल की बात करते हैं तो संसद के द्वारा होता है। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 नंबर कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय वर्ष 1972 में राज्य बना था, ये सही हो जाएगा। नागालैंड 1963 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ये भी सही हो जाएगा। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1989 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, तो इसका 1989 नहीं 1987 में दिया गया था। 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कि निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है। राष्ट्रीय विकास के परिषद में सही नहीं है तो ऑप्शन 1 देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए, यह कथन सही है। यह एक संवैधानिक निकाय है। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद एक प्रकार का संवैधानिक निकाय न होकर के यह जो है आपका गैर संवैधानिक निकाय है। इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, यह भी सही हो जाएगा। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ऑलरेडी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 23 का बी हो जाएगा। यह क्वेश्चन क्या है कि यह नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक वैधानिक निकाय नहीं है बल्कि एक गैर संवैधानिक निकाय और गैर कानूनी निकाय है। इसका गठन मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद के अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 बार इसकी बैठक होती है। यद्यपि वर्तमान में यह परिषद पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं है। संघीय व्यवस्था को मजबूत करने में इस परिषद की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 नंबर कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं क्षतिग्रस्त तथा
अस्त व्यस्त झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए, यह भी सही है। राष्ट्रीय ध्वज की किसी अन्य झंडे राष्ट्र ध्वज की किसी अन्य झंडे अथवा झंडों के साथ एक ही ध्वज झंडा में नहीं फहराया जा सकता है, यही कथन दिया गया है। राष्ट्र ध्वज को फहराते समय वक्त के मुंह से झंडा हमेशा दाहिनी ओर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोला गया, कथन 3 क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति को फहराते वक्त के मुंह से झंडा हमेशा किसी ओर होना चाहिए, तो दाहिनी ओर होना चाहिए। तो इसका 1 2 3 तीनों कथन जो है सत्य दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 25 नंबर कि कोपरा जलाशय किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित हुई है। तो यह जो है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखेंगे कि स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो स्क्वैश 2025 का खिताब का आपका भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर कि विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन, जिसको VBG रामजी बिल में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी बोला गया है। तो देखिए 125 दिन की रोजगार की गारंटी है। ये जो है मनरेगा के तर्ज पे लाया गया है। VBG रामजी मनरेगा में जो है आपका 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, लेकिन इसमें से जो है आपका 125 दिन की रोजगार की गारंटी बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कि भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे नामित किया गया है। तो मराठा के सैन्य परिदृश्य को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर कि वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसे मिला है। तो आपका भारत को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर वही 2025 की कहाँ में किया गया था, तो आपका ब्राज़ील में किया गया था। 2024 की रसिया में किया गया था, लेकिन ऑप्शन क्या पूछा गया है कि 2026 के 18वें ब्रिक्स की अध्यक्षता जो हो जाएगा आपका भारत को दिया गया है। ब्रिक्स में टोटल मेंबर कितना है, तो 10 मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर कि रणजीत ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है। तो रणजीत ट्रॉफी 2024-25 का खिताब आपका विदर्भ के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर निम्नलिखित में से किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है। तो श्री रविशंकर को दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कि हाल ही में मातृ वन पहल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो मातृ वन पहल जो हो जाएगा आपका किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर कि बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागरमाथा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ में किया गया है। तो आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर कि हाल ही में भारत के किस देश में निर्मित ईगा-एस मिसाइल सिस्टम खरीदेगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में भारत ने किस देश से निर्मित ईगा-एस मिसाइल सिस्टम को खरीदेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा खरीदा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा रसिया हो जाएगा। रसिया की राजधानी मॉस्को होता है, करेंसी रूबेल की बात करते हैं। फ्रांस के पेरिस हो जाएगा, करेंसी यूरो हो जाएगा। इजराइल की राजधानी जेरूशलेम होता है, करेंसी न्यू शकील होता है। और अमेरिका की राजधानी की बात करते हैं तो वाशिंगटन DC हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा आपका डॉलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 नंबर कि 18वीं विधानसभा की शुभारंभ के दौरान प्रोटेम स्पीकर की भूमिका किसने निभाया था। तो आपका नंदकिशोर यादव के द्वारा निभाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और एट प्रेजेंट अगर बात करते हैं कि विधानसभा के स्पीकर कौन है, तो प्रेम कुमार है। और वही प्रो टाइम स्पीकर पूछेगा तो नंदकिशोर यादव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर कि दक्षिण अफ्रीका ने किस देश को हरा करके विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 का खिताब जीता है। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा हो गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
दूसरा सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य जो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। पहला जो है आपका मध्य प्रदेश है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर कि प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हुआ था। तो आप जानते हैं कि शारदा सिन्हा जो है बिहार के एक प्रसिद्ध लोक गायिका थे और इनका निधन जो है आपका छठ के आसपास में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, छठ के आसपास में हुआ था। तो देखिए अगस्त में छठ कभी नहीं आएगा, कर दीजिए। दिसंबर में भी छठ कभी नहीं आएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 5 नवंबर 2024 को। अगर इस क्वेश्चन को छांटना हो तो हम इस प्रकार छांट सकते हैं कि शारदा सिन्हा जी का जन्म जो है आपका कब हुआ था, तो छठ पर्व के दिन ही हुआ था। शायद नहाय खाए या लोहड़ा था उस टाइम इनका निधन हुआ था। तो देखिए इसमें क्वेश्चन को हम स्किप कहाँ कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसको छांट सकते हैं। तो छठ कभी भी जो है आपका अगस्त महीना में नहीं आता है, तो अगस्त को तो ऐसे ही काट दीजिए यहाँ पे। अगस्त दिसंबर में भी जो है आपका छठ कभी नहीं आएगा, नहीं आया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 5 नवंबर 2024 हो जाएगा। यही अगर अक्टूबर दिए रहता और एक दो और डेट नवंबर दिए रहता तो इसको छांटना मुश्किल हो जाता। तो 5 नवंबर 2024 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 नंबर कि वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज़्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन सा बन गया है। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 नंबर कि 2 फरवरी 2025 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस कहाँ मनाया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली में मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर कि खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आयोजन कहाँ में किया गया है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आयोजन जो हो जाएगा आपका नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 नंबर कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्सव का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर की बात करते हैं कि स्मरण उत्सव जो है आपका स्मरण उत्सव का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 नंबर जो कि आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि 14 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो लॉर्ड लिलिथुगो था या लॉर्ड माउंटबेटन था, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड बेवेल था या ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन था। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन जो था आपका आज़ादी के टाइम में था, तो इसको काट दीजिए। लॉर्ड बेवेल की बात करते हैं तो लॉर्ड बेवेल जो था आपका अक्टूबर 1943 में उसके उत्तराधिकारी बना था। तो यह जो था आपका 1943 में बना था। तो देखिए 42 की बात किया गया है, तो यह भी काट दीजिए। लॉर्ड विलिंगटन की बात करते हैं तो लॉर्ड लिलिथुगो के पहले जो था आपका विलिंगटन बना था 1931 से लेकर के कब तक रहा था, तो 36 तक रहा था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका लॉर्ड लिलिथुगो हो जाएगा। यह जो था आपका 1936 से लेकर के 1944 तक रहा था, 1944 तक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 नंबर कि भारत में प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्र दिग्दर्शन का संबंध किस भाषा से है। तो भारत में जो है प्रकाशित होने वाले जो प्रमुख समाचार पत्र दिग्दर्शन का संबंध जो हो जाएगा आपका बंगाली भाषा से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। दिग्दर्शन का नाम 2 प्रमुख प्रकाशन है। बंगाल का पहला मासिक पत्रिका 1818 और मराठी भाषा का पहला मासिक 1840। दोनों ही भारतीय पत्रकारिता में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं और उन्होंने शिक्षा व समाज सुधार को बढ़ावा दिया है। खास करके बाल शास्त्र जाम्भेकर ने इस मराठी में लोकप्रिय बनाया और मराठी पत्रकारिता का जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 45 नंबर कि अहोम विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। तो अहोम विद्रोह का नेतृत्व की बात करते हैं तो आपका गोवाधर कुंवर के द्वारा किया गया था 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह अंग्रेजों द्वारा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के बाद असम से हटने के अपने वादों को पूरा न करने और अहोम क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाने के कारण हुआ था। गोमधर कुंवर अहोम शाही परिवार के एक राजकुमार थे जिन्हें विद्रोह में राजा घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 नंबर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला गया, 46
46 क्या बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था। तो इसका अगर बात करते हैं तो अल्मोड़ा जेल नहीं हो जाएगा, बांकेपुर जेल में जो है आपका राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था, हजारीबाग जेल में आपको जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अहमदाबाद किला जेल में रखा गया था। किनको? तो आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। यह जो हो जाएंगे आपका, इनको जो है 1940 से लेकर के 1946 तक जो है आपका कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता है। तो यह कथन जो हो जाएगा आपका कराची अधिवेशन जब 1931 में हो रहा था, उसी टाइम जो है गांधी जी के द्वारा बोला गया था कि महात्मा गांधी ने यह प्रसिद्ध कथन कराची अधिवेशन में कहा था। यह अधिवेशन मार्च 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। इस सत्र की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें गांधी में समझौता को स्वीकार किया गया था और मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर कि काल कोठरी की घटना कब हुआ था। तो देखिए काल कोठरी की घटना जो था आपका 20 जून 1756 को हुआ था। इसमें टोटल 146 लोगों को सिराजुद्दौला के द्वारा जो है आपका एक बंद कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिससे सब बका के मर गए थे। और सब कौन थे? इंग्लैंड के अधिकारी लोग थे, वो लोग मर गए थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 49 नंबर कि मुगल शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख व्यक्तियों के वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि थी। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रमुख व्यक्तियों को वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि को हम क्या बोलते थे? तो जागीर भूमि उसको बोला जाता था। प्रमुख व्यक्तियों को वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि को जागीर भूमि कहा जाता था। यह जागीरदारी प्रथा का एक हिस्सा था जिसमें अधिकारियों को उसके सेवा के बदले राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर जो कि मिलान करने वाला दिया गया है। ये क्वेश्चन जो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक न एक सेट में आपको को जरूर जो है ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि दीवाने बजरात जो है किस विभाग से संबंधित है। तो दीवाने बजरात जो हो जाएगा आपका वित्त विभाग से संबंधित है, 3 हो जाएगा। दीवाने अर्ज जो है आपका सैन्य विभाग से संबंधित है, 4 हो जाएगा। दीवाने मुस्तखरा जो होता है आपका राजस्व विभाग से संबंधित है। और दीवाने खैरात की बात करते हैं तो दान विभाग से संबंधित है। दान विभाग कौन सा हो गया? 1 हो जाएगा। तो 3 4 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। 3 4 2 1 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 51 नंबर कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय किस वंश के महान शासक बने थे। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले 4 वंश थे। कौन कौन से? तो संगम वंश हो जाएंगे, सालू वंश हो जाएंगे, तुलु हो जाएंगे और अरबिडो हो जाएंगे। चारों वंश को यहाँ पे दिया गया है। ये चारों वंश जो है विजयनगर साम्राज्य पे शासन कर चुके हैं। और कृष्णदेव राय जो है किस वंश के थे? तो आपका तुलु वंश के कृष्णदेव राय थे। उन्होंने 1509 से 1529 ईस्वी और उसके शासनकाल में साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था। तो इसके आंसर की बात करते हैं तो 51 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर तारीख-ए-फिरोज शाही पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका अलबरूनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो हसन निजामी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो तारीख-ए-फिरोज शाही पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। यह ग्रंथ भारत में सल्तनत काल के दौरान 1357 ईस्वी में पूरा किया गया था और सुल्तान फिरोज शाही तुगलक को समर्पित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 53 नंबर कि सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है। तो देखिए सती प्रथा की अगर प्रथम लिखित साक्ष्य की बात करते हैं तो आपका एरन अभिलेख से मिलता है। और एरन अभिलेख में भारत में सती प्रथा का पहला पूरा लेखीय प्रमाण लिखित साक्ष्य आपका मध्य प्रदेश के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। यह अभिलेख लगभग 510 ईस्वी
ईस्वी गुप्त काल का है। इस अभिलेख में गुप्त शासक भानुगुप्त के एक सेनापति जिसका नाम गोपाल राज था की मृत्यु का वर्णन है। गोपाल राज की पत्नी ने अपनी पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता पर स्वयं को समर्पित कर दिया था, जिसे सती होना कहा गया था। यह घटना इस प्रथा के दस्तावेजीकरण का सबसे पहला ज्ञात प्रमाण है। इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर कि आपका प्राचीन नदियों का नाम दिया गया है और आधुनिक नदियों का नाम दिया गया है। तो देखिए बीतस्ता जो है आपका बीतस्ता का पुराना नाम कौन सा है? तो बीतस्ता का पुराना नाम जो हो जाएगा आपका झेलम हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अस्कनी का पुराना नाम जो है आपका चिनाब हो जाता है। सरस्वती का पुराना नाम जो है आपका घग्घर हो जाता है। और बिपाशा का पुराना नाम जो है आपका ब्यास होता है। तो 4 3 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। 4 3 2 1 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 85 नंबर कि निम्न में से किस राजा को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये चंद्रगुप्त हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अशोक हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा महेंद्र हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि बिंदुसार हो जाएगा। देखिए बिंदुसार कौन था? तो अशोक का पिता था और चंद्रगुप्त मौर्य का जो तो बेटा था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बिंदुसार हो जाएगा। अमित्र घात इसको कहा क्यों जाता था? क्योंकि ये शत्रु के नाशक था, शत्रु का नाश करने वाला या शत्रु नाशक, जिसे यूनानी लेखनों ने अमित्रोचेटस कहा था और यह नाम अपने शक्तिशाली शासक होने का प्रतीक था। संस्कृत के 2 शब्द जो कि अमित्र और घात मिल करके जिसका अर्थ शत्रुओं का नाश करना होता है। यूनानी शासकों ने अमित्र चेटक का नाम पुकारा जो संस्कृत के अमित्र घात के रूप में हुआ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बिंदुसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 नंबर कि सम्राट हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो देखिए सम्राट हर्ष जो था आपका अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो थानेश्वर से जो है आपका कन्नौज स्थानांतरित कर दिया था। हर्ष को हर्षवर्धन के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत में शासन किया था। पुष्पभूति या वर्धन राजवंश पुष्पभूति द्वारा थानेश्वर में स्थापित किया गया था। हर्ष जो था आपका प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। हर्ष ने शासक जो कि आपका गौड़ या उत्तर पश्चिम बंगाल का उल्लट कनौज पर अधिकार कर लिया था। वह थानेश्वर से राजधानी कनौज चला गया था। इससे वह उत्तर भारत में शक्तिशाली शासक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर कि 7 मार्च 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेता किसे चुना गया था? तो 7 मार्च 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेता आपका लेनिन को चुना गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिन्होंने रूस में सत्ता पर कब्जा किया था, उसके नेतृत्व में बोल्शेविक ने अंतरिम सरकार को उखाड़ फेंका और दुनिया से के पहले साम्यवाद राज्य सोवियत संघ की स्थापना किया था। उसके साथ लियोन ट्रोट्स्की भी एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने लाल सेना का गठन किया और क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका 58 नंबर कि वह विदेशी मुद्रा जो अधिक लाभ मिलने वाले स्थान पर शीघ्र पलायन कर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो देखिए जो अधिक लाभ मिलने वाले स्थान पर शीघ्रता से पलायन करती है उसको हम हॉट मनी कहते हैं। यह एक प्रकार का अल्पकालिक सट्टा पूंजी है जो बेहतर ब्याज दरों पर विनिमय दर में उतार चढ़ाव से लाभ कमाने के लिए विभिन्न देशों के बीच तेजी से चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर कि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में विकास दर सबसे अधिक रहा था? तो देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो था आपका विकास दर सबसे अधिक रहा था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था आपका 2007 से 2012 था। उस टाइम जो था आपका विकास दर जीडीपी की बात करते हैं तो आपका 8.1% हासिल की गई थी। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में वास्तविक वृद्धि दर जो था आपका कितना था? 7.6% था। जबकि 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो था आपका 5.4% रहा था। और सबसे ज़्यादा कब रहा था? तो आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी रहा था 8.1%, जिसका कार्यकाल आपका 2007 से 12 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं तो आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 नंबर कि निम्न में से कौन
कौन सा कर जो है पंचायतों द्वारा एकत्रित किया जाता है? तो देखिए मेलों पर लगाया गया कर जो होता है पंचायत द्वारा, ये आंसर हो जाएगा। उत्पाद शुल्क जो होता है आपका सेंट्रल टैक्स होता है। सीमा शुल्क की बात करते हैं तो उत्पाद शुल्क जो होता है आमतौर पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा वस्तुओं के निर्माण पर लगाई जाती है, और सीमा शुल्क जो होता है आपका आयाती वस्तुओं और केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर कि निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा वास्तविक वाष्पोत्सर्जन की मापी जाती है? क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा वास्तविक वाष्पोत्सर्जन को मापी जाती है? तो इसका आंसर की बात करते हैं तो सिलीनीमीटर हो जाएगा। सिलीनीमीटर के द्वारा हम सिलेनोमीटर के द्वारा जो है हम इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सिलीनीमीटर हो जाएगा। सिलीनीमीटर से वास्तविक वाष्पोत्सर्जन को मापी जाती है। एक जो होता है आपका सिलेनोमीटर। सिलेनोमीटर का कार्य जो होता है कि बिलियन की लवणता को मापना। रिफ्रैक्टोमीटर की काम है आपका अपवर्तनांक को नापना। विस्कोमीटर की काम क्या होता है आपका तरल की श्यानता को मापना। फोटोमीटर का काम होता है प्रकाश की तीव्रता को मापना। एक जो होता है आपका पिकोनोमीटर जो द्रवों के विशिष्ट गुण को मापता है। एक होता है आपका बोलोमीटर जो ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापता है। एक जो होता है आपका जाइरोस्कोप जिसका हम कोनियों को माप यंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 नंबर कि मथने के पश्चात क्रीम से दूध का पृथक होने का कारण क्या होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अपकेंद्रीय हो जाएगा। मंथन करने के पश्चात क्रीम का दूध से अलग होना का मुख्य कारण जो होता है आपका अपकेंद्रीय, जिसका इंग्लिश नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जो दूध को तेजी से घुमाया जाता है। यह बल भारी घट को जैसे कि दूध को बाहर की ओर धकेलता है, जबकि हल्की वसा क्रीम अंदर की ओर एकत्रित हो जाती है जिससे वे पृथक हो जाती है। यह प्रक्रिया घनत्व के अंतर और अपकेंद्रीय बल के संयुक्त प्रभाव से होता है। यह क्रीम दूध के अन्य घटकों से हल्की होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जब दूध को हम मथते हैं तो अपकेंद्रीय बल के कारण, जिसका इंग्लिश नाम सेंट्रीफ्यूगल होता है, इसके बल के कारण जो होता है हम इसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 नंबर देखेंगे कि मनुष्य के लिए सुरक्षित ध्वनि तीव्रता का स्तर कितना होता है? तो मनुष्य के लिए सबसे सुरक्षित तीव्रता का स्तर की बात करते हैं तो आपका 70 डेसिबल होता है। अगर 90 डेसिबल की बात करते हैं तो देखिए 85 डेसिबल जो होता है आपका भारी ट्रैफिक के बराबर यह स्तर बार बार या लंबे समय तक संपर्क में रहने से नुकसान पहुंचाता है। एक जो होता है आपका 85 डेसिबल से ऊपर जो होता है आपका बिजली के उपकरण जैसे कि मोटरसाइकिल और हेडफोन का उच्च वॉल्यूम इस श्रेणी में आते हैं, जो सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए 85 डेसिबल जो है 85 डेसिबल से जो ऊपर के ध्वनि होते हैं जैसे कि 90 डेसिबल 100 डेसिबल, ये सभी जो है आपका 105 डेसिबल यहाँ तक आता है। ये जो है आपका हेडफोन के द्वारा ये निकलता है। तो देखिए ये भी जो होता है आपका बहुत खतरनाक होता है, जो सुनने की क्षमता को नष्ट करता है। एक जो होता है आपका 130 डेसिबल या उससे अधिक, यह स्तर दर्द पैदा कर सकता है और तुरंत गंभीर बहरापन ला सकता है, जैसे कि पटाखों का जलना, गोलियों की आवाज़। ये सभी जो होता है आपका 130 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर कि पेरिस्कोप में निम्न में से कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि पेरिस्कोप के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। इससे किसी अवरोध के दूसरी ओर देखी जा सकती है। यह तो बिल्कुल सही हो जाता है, देखी जा सकती है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती है। कथन 2 देखेंगे कि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। यह गलत हो जाएगा। यह जो होता है आपका प्रकाश परावर्तन के सिद्धांत पे काम करती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा केवल एक जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 66 नंबर कि पानी में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो देखिए पानी में प्रकाश की चाल यह जो होता है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है, और पानी में प्रकाश की चाल जो होता है आपका 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो 66 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 नंबर कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो किसी पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहीं से आपको कोई आंसर जो मिल जाएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो
किसी पदार्थ में बड़ी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध लेस रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए जब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। और प्रतिरोध जो होता है इसका कम होता है। क्वेश्चन यहाँ पे यही दिया गया है कि आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और कम प्रतिरोध होना चाहिए। तो हम इसका कौन सा लेंगे, तो चालक को लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 नंबर कि निम्न में से तांबे का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो तांबे का परमाणु क्रमांक जो होता है आपका 29 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 नंबर कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और जो है आपका असत्य कथन को चुनना है। असत्य कथन को चुनना है। तो देखते हैं क्या बोला गया है कि ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे कि बेकिंग सोडा की प्रवृत्ति जो होता है अम्लीय होती है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। बेकिंग सोडा की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। एसिड शब्द ग्रीक शब्द एसर से लिया गया है, यह सही हो जाएगा। दही और नींबू के रस प्रकृति अम्लीय होती है, यह भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एक जो हो जाएगा असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन हीरा का एक अपरूप नहीं है। तो देखिए हीरा का अपरूप कार्बन का अपरूप हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा और लोन्सडेड लाइट भी जो होता है आपका, लेकिन ट्रांसफॉल्वर जो है आपका हीरा का अपरूप नहीं होता है। कार्बन के अपरूपों में हीरा, ग्रेफाइट, ग्राफीन, फ्लोरीन आदि आते हैं। अपरूप एक ही रासायनिक तत्व के वे विभिन्न रूप होते हैं जो एक ही भौतिक अवस्था जैसे कि ठोस में पाए जाते हैं, लेकिन उसके भौतिक और रासायनिक संरचना परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न होती है, जिसके कारण उसके गुण अलग अलग होते हैं। इस गुण को अपरूपता कहते हैं। अपरूप एक ही तत्व के शुद्ध रूप होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बहुलक जो है एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा पॉलीथीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका पॉलीएस्टेरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका नियोप्रीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका टेफ्लॉन हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो 71 का जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा कि थर्मोप्लास्टिक। अब देखेंगे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में थर्मोप्लास्टिक बहुलक जैसे ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो गर्म करने पर नरम करके ढाला जा सकता है और ठंडा करने पर वे फिर से कठोर हो जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, तो थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को देख लेते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक जो होता है आपका यह रेखीय बहुलक होता है और थर्मोसेटिंग जो होता है यह है कि क्रॉस बंधित होती है। थर्मोप्लास्टिक में देखेंगे कि इसमें दुर्लभ वंडरवाल बल्ब अंतर आणविक बल के रूप में होता है, जिसे गर्म करने पर मुलायम होकर के आसानी से पिघल जाता है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में रासायनिक क्रॉस बंधन होने के कारण अगलनीय हो जाते हैं और यह तथा गर्म करने पर पिघलते नहीं हैं। आगे देखेंगे कि विभिन्न आकारों में इन्हें पिघली अवस्था में सांचों में ढाल करके प्राप्त किया जा सकता है तथा इन्हें बार बार मोल्ड किया जा सकता है। और मोल्डिंग के समय थर्मोसेटिंग में देखेंगे कि मोल्डिंग के समय में ही क्रॉस बंध बनने के कारण कठोर वे अपरिवर्तनीय हो जाते हैं, जिससे इन्हें बार बार मोल्डिंग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए थर्मोप्लास्टिक में पॉलीएस्टाइरीन हो जाएगा, पीवीसी हो जाएगा, आपका टेरिलीन हो जाएगा। लेकिन थर्मोसेटिंग की बात करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन, गिलेटिन ये सभी जो है आपका थर्मोसेटिंग की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 नंबर कि किस घटना के कारण कोलाइड के कणों पर प्रकाश पड़ने से प्रकाश जो होता है आपका परिकीर्णित होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका टिंडल प्रभाव हो जाएगा। जैसे कि देखिए अगर मानते हैं यह जो है आपका किसी एक छिद्र से प्रकाश आ रही है और वायुमंडल में जो है कोलाइड कणों का आकार जो है आपका बड़े बड़े देखने को मिलेगा। तो यह जो होता है आपका इस पर प्रकाश पड़ेगा तो जैसे प्रकाश को विचलित करते चला जाता है, यही जो होता है आपका टिंडल प्रभाव कहलाता है। कि कोलाइड कणों का प्रकाश पड़ने पर प्रकाश परिकीर्णन टिंडल प्रभाव के नामक घटना के कारण होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी कोलाइड विलयन से होकर के गुजरती है तो कोलाइड के कण इतने बड़े होते हैं कि वे प्रकाश की परिकीर्णन फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। यह प्रभाव सर्वप्रथम जॉन टिंडन के द्वारा खोजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं
तो पदार्थ 1 और प्रक्रिया देखेंगे तो देखिए रबर में क्या होता है तो बल्कीकरण होता है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पे। ताम्र में क्या होता है तो ताम्र में आपका प्रगलन होता है, 4 हो जाएगा। पेट्रोलियम में क्या होता है तो भंजन के कारण पेट्रोलियम को निकालते हैं। खाद्य वसा की बात करते हैं तो आपका हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा, तो 2 4 1 3 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। 2 4 1 3 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 नंबर कि उपास्थियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए अस्थियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं तो ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, और उपास्थियों के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे तो कॉन्ड्रोलॉजी बोलेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 74 का डी हो जाएगा कि कॉन्ड्रोलॉजी होता है, उपास्थियों के अध्ययन को हम कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं, जबकि अस्थियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं तो ऑस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, यह गलत हो जाएगा। विषाणु एम विषाणु जो है एस समवायराइड एकल तंतु आरएनए अणु के होते हैं, यह सही हो जाएगा। रिकेट्रियस को कोशिका भित्ति नहीं होती है, यह भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2 और 3 जो है कथन सही है, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 नंबर कि निम्न में से कौन सा समुद्री शैवाल का उदाहरण है नहीं है। तो देखिए समुद्री शैवाल का उदाहरण पूछा गया है कि नहीं है, तो देखिए क्लोरेला जो है आपका समुद्री शैवाल का उदाहरण नहीं है। क्लोरेला जो होता है आपका ताजे पानी का शैवाल होता है, जैसे कि आप देखे होंगे जैसे नदी हो गया तो नदी में क्लोरेला ताजे पानी होता है, वहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन लिस्मेनेरिया, सरगोसा और पोरफायरा ये सभी जो है आपका समुद्री शैवाल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 नंबर के निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों के द्वारा अंतःपर्दवीय जलिका की खोज किया गया था। तो अंतःपर्दवीय जलिका की खोज आपका पोर्टर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है आपका टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण के मुख्य भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण की मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका थाइमोसिन हो जाएगा कि टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण और परिपक्व में थाइमोसिन नामक हार्मोन की प्रमुख भूमिका होती है। तो थाइमोसिन थाइमस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है, जहां अपरिपक्व टी कोशिकाएं अस्थिमज्जा से उत्पन्न कार्यात्मक परिपक्व टी कोशिकाओं में विकसित हो जाती है। इस प्रक्रिया में सहायक अणु थाइमिक पेप्टाइड में थाइमोपोटिन और थाइमुलिन शामिल होते हैं, जो कि कोशिकाओं के प्रतिरक्षात्मक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है कि जल का वाष्पन। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में क्रिया दिया गया है और संबंधित भाग दिया गया है। तो देखिए भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है तो फ्लोएम के द्वारा होता है। जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। और जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है तो आपका मूल रोम के द्वारा होता है, 2 हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन की बात करते हैं तो आपका 4 हो जाएगा। तो 2 4 1 3 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। 2 4 1 3 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर कि निम्नलिखित में से किस विशेष संरचना के माध्यम से भ्रूणों को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो प्लेसेंटा हो जाएगा। बच्चों को गर्भ में भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 81 नंबर कि निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो देखिए नीला हरित सवाल में आपका कोशिका भित्ति देखने को मिलेगा, जीवाणु में मिलेगा, प्लूरोनोमिनिया में भी मिलेगा, लेकिन माइक्रोप्लाज्मा में जो होता है कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर के निम्न में से कौन 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है। तो लिनस पॉलिंग को जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया है। अभिजीत बनर्जी को आपका 2019 में दिया गया है। अब बी एस पॉल को जो है आपका 2001 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लेकिन
लिनस पॉली को जो है 2 बार दिया गया है, एक मैडम कुरी को भी 2 बार दिया गया है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में 1903 में आपका भौतिक में दिया गया था और 1911 में जो है आपका रसायन के क्षेत्र में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 नंबर कि देवदार वृक्ष जो है आपका किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो देवदार वृक्ष जो हो जाएगा आपका लेबानन का, आपका जो है देवदार वृक्ष जो है लेबानन का आपका राष्ट्रीय वृक्ष है। लेबानन की राजधानी आपका बेरूत होता है, करेंसी पाउंड हो जाएगा। इंडोनेशिया जकार्ता होता है, करेंसी रुपया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर कि फ्रांस सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट या दस्तावेज बुक का नाम क्या होता है? तो येलो बुक हो जाता है। और ग्रे बुक जो की बात करते हैं तो जापान और बेल्जियम का ग्रे बुक है। ग्रीन बुक की बात करते हैं तो आपका इटली और ईरान की सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट है। और ऑरेंज बुक की बात करते हैं तो नीदरलैंड सरकार का आधिकारिक प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 नंबर कि यूरो निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय मुद्रा है? यूरो जो हो जाएगा आपका इटली का जो होता है राष्ट्रीय मुद्रा है। इटली की राजधानी आपका रोम होता है। करेंसी की बात करते हैं तो आपका यूरो हो जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी आपका ब्यूनो आयर्स होता है, करेंसी पीसो होता है। स्वीडन के बिंडोक हो जाएगा, करेंसी डॉलर हो जाएगा। डेनमार्क होता है आपका कोपेनहेगन, करेंसी कोरोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर कि विश्व का पहला देश जिसने जल में तैरता हुआ परमाणु संयंत्र की स्थापना की है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रसिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर कि घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो घूमर जो होता है आपका राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है। गुजरात की बात करते हैं तो आपका गरबा और डांडिया रास। असम की बात करते हैं तो बिहू हो जाता है। भांगड़ा पंजाब की होता है। झारखंड का छऊ व सरोल हो जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो नृत्य धामल, झपेली, डांगी और झोंता जो होता है आपका हिमाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत आपका 1954 में किया गया था। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न पुरस्कार दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर कि गंगा नदी बिहार के कितने प्रमंडल से होकर के गुजरते हैं? तो गंगा नदी बिहार के 7 प्रमंडल से होकर के गुजरते हैं, जिसमें से सारण, तिरहुत, पटना, मुंगेर, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया शामिल होता है। और बिहार के टोटल 12 जिलों से होकर के गंगा नदी गुजरती है, जो कि आपका बक्सर हो जाएगा। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय से होकर के गुजरती है। और अगर बात करते हैं तो बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई जो होता है आपका 545 किलोमीटर है। यह सबसे ज़्यादा बिहार के किस जिला में जाती है? तो सबसे ज़्यादा बिहार के पटना जिला में लगभग 100 किलोमीटर जो है आपका प्रवाहित होती है। प्रवेश यह बिहार के बक्सर जिले के चौसा के पास प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर जो कि आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड एंटोनेम ऑफ क्वेरल के जो हो जाएगा एंटोनेम पूछा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हार्मोनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर कि सिलेक्ट द सेंटेंस डेट ग्रामेटिकल एरर पूछा गया है। तो देखिए डोंट टॉक सो लाउडली यह जो है आपका सही है। राधिका कैन ब्लो फास्टली यह जो होता है इसका आंसर जो है आपका गलत है। इस राधिका ब्लो फास्टली जो हो जाएगा इसमें गलत है। राधिका कैन ब्लो फास्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92 नंबर कि यथाविधि में समास कौन सा है? तो यथाविधि में समास जो होता है आपका अव्ययभी समास होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर में परामर्श में किस उपसर्ग का यूज किया जाता है? तो परामर्श में जो है उप जो होता है पहले लगता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका देखिए पड़ा का यूज की जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यसन में संधि है, यसन में संधि कौन सी है? तो यसन में जो होता है आपका अयादी संधि है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जो आपको खुद करना है। इसी तरह से जो है आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मैथमेटिक्स का है, ये रीजनिंग है। रीजनिंग मैथमेटिक्स आप खुद बनाइए। रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इसको आपको खुद को करना है। इसी तरह से जो है आज का सेट नंबर 19 जो होता है समाप्त होता है। और जो है आपका सेट नंबर 20 की बात करते हैं तो आपको 16 तारीख को सेट नंबर 20 प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जो है आपका 18 तारीख से जो है बिहार एसआई का एग्ज़ाम है। तो आप एक बार ज़रूर कॉन्सनट्रेट होकर के इस वीडियो को देखें, आप डेफिनेटली यहाँ से अच्छे खासे मार्क्स उठा सकते हैं। अब इसी तरह से जो होता है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है, जाइए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।